हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहाँ पे पिछली वीडियोस में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट कर लिया था और उसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के फार्मूले को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और सेक्शन फार्मूला क्या होता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और किसी भी फिगर को किसी भी पॉइंट से आपको 4 पॉइंट्स दिया जाएगा, उसमें से कौन सा फिगर रेक्टेंगल शो कर रहा है, कौन सा फिगर स्क्वायर शो कर रहा है, कौन सा फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल शो कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक, जिसका नाम है का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट सेकेंड। सबसे पहले आपके सामने हम बात करेंगे कोलिनियर क्या होता है, लेकिन कोलिनियर से पहले सबसे पहले जानेंगे कि कोई भी 4 पॉइंट्स अगर गिवन है आपके पास, कितने पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि क्या रेक्टेंगल है वो, क्या स्क्वायर है, क्या रोम्बस है, लाइक दिस टाइप का। ठीक है, तो आपके सामने कुछ रूल्स लिखे गए हैं कि क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको ध्यान से देखना। जूम कर दूं मैं इसको, ये रहे। यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। मतलब अगर आपको क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है तो किस किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर सकते हो, कौन कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अगर क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तभी वो फिगर रेक्टेंगल बनाएगा, तभी वो पॉइंट रेक्टेंगल बनाएगा जब इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, है ना। फर्स्ट। सेकंड, स्क्वायर कब बोलेंगे, सबको पता है सर, स्क्वायर तभी बोलते हैं जब सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स सारे एंगल्स कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने के साथ साथ उसके डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। डायगोनल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। पैरेललोग्राम अगर प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे, तो वो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, मतलब वो पैरेललोग्राम हो लेकिन रेक्टेंगल नहीं हो, उस केस के लिए उसका अपोजिट साइड्स तो इक्वल करेंगे एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। मतलब अगर उसके डायगोनल्स अनइक्वल हैं, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बट नॉट अ ट्रायंगल। रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, मतलब रोम्बस तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर होने का मतलब सर 90 डिग्री का एंगल नहीं, बाकी चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ये लिखा गया है इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल। मतलब जब डायगोनल्स अनइक्वल हो जाएंगे तो 90 डिग्री का रह नहीं जाएगा, इसलिए वो जो फिगर बनेगा वो रोम्बस बनेगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आएगा बिल्कुल, इसको क्यों पढ़ाया मैं, है ना। देखो क्यों पढ़ाया, अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है जो इस तरीके से है कि सो दैट द पॉइंट्स 1, 1, -5 है ना, -1, 5, 7, 9 and 9, 5 taken in that order the vertices of a rectangle, also find the area of rectangle। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला कि रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल में क्या क्या होता है सर, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं, है ना, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं और जो डायगोनल्स होता है आर आल्सो इक्वल, है ना। आप बोलोगे हाँ सर ये तो पता है। जब ये पता है तो सबसे पहले हम चारों पॉइंट्स को इसी ऑर्डर में लिखते हैं। एक पॉइंट ये हुआ अपना,
पहले रेक्टेंगल बनाते हैं ना, उसके वास्ते चीज़ें समझ में आएंगी। देखो सबसे पहले एक डायगोनल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायगोनल्स। रेक्टेंगल बनाया, तिरछा और होगा, रेक्टेंगल ही समझना, ठीक है। पॉइंट क्या गिवन है आपके पास? जो पॉइंट गिवन है वो है, अरे भाई कहाँ गया, 1,1, -1,5, 7,9 और 9,5। ये आपके पास गिवन है इतना, है ना। सबसे पहला काम, हम सबसे पहले इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या क्या करना है रेक्टेंगल के लिए? रेक्टेंगल के लिए हमें ये करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल करने हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल करने का मतलब आमने सामने के साइड्स इक्वल आने चाहिए। इसका मतलब इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो इसके बीच का डिस्टेंस के इक्वल होगा। इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा इसके बीच का डिस्टेंस का इक्वल होगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे पॉइंट ए ले लें, ये पॉइंट बी ले लें, ये सी ले लिया और ये डी ले लिया, तो ए बी जो इक्वल टू किसके होने चाहिए? सी डी के होने चाहिए। तो निकालते हैं ए बी। सबसे पहले क्या निकालते हैं? ए बी। तो ए बी जो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी जो इक्वल टू हो जाएगा 1,1 है, बिल्कुल है सर, x2 माइनस x1 क्या होता है? x2 माइनस x1। तो यहाँ के लिए x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? सपोज इसको x2 ले लेते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, तो -1, का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आया? -1, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5, 5 -1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आंसर क्या आया? आंसर आया सर 20 आया। क्या आया? √20 इसका आंसर आया। तो हम इसको क्या ले सकते हैं? 2√5। क्या ले सकते हैं? ए बी की वैल्यू क्या आ गई भाई? 2√5। हाँ या ना सर? ए बी की वैल्यू 2√5 आ गई। फिर नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस ये है कि अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे ये सी डी निकालिए जरा। तो इसमें भी सेम वही काम करना है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो क्या हो जाएगा? ये 7 है, वो 9 है, तो 7 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट चलेगा। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सॉरी, 7 - 9 कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 16, ये अंडर रूट के अंदर बातें चल रही हैं। सी डी, तो सी डी की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ गई सर? यहाँ पे 20 आ गई अंडर रूट के अंदर, और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी वैल्यू हो जाएगी 2√5। तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू क्या आ गई? 2√5। सिमिलरली यहाँ पे ए बी जो इक्वल टू तो सी डी के हो गया। क्या हो गया? ए बी जो इक्वल टू तो सी डी के तो हो गया। लेकिन अभी हमें क्या फाइंड करना है? हमें बी सी जो इक्वल टू डी ए के फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब निकालेंगे क्या? अब निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी। जो बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर सेम वही काम, इसको x2 ले लो, इसको x1 ले लो, है ना। तो 7 - 1 + 1 हो जाएगा, तो 8 का हो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 9 - 5 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो स्क्वायर हो गया सर। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे ये करेंगे कि बी सी जो इक्वल हो जाएगा मेरे भाई 8 8 जा 64। क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64 प्लस 4 4 जा 16, ये क्या हुआ? 60 10 70 मतलब 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। तो बी सी जो इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर 80, तो बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2√20, और 20 को फिर से बाहर ले लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 4, इसको हम और लिख सकते हैं 4 और √5। तो बेसिक वैल्यू क्या आ गई? 4√5। क्या आ गई बेसिक वैल्यू?
4√5। अभी एक साइड और बाकी है सर, कौन सा? इसके अपोजिट वाला, है ना, इसके अपोजिट वाला फाइंड करना है, AD। तो AD को हम इधर फाइंड कर लेते हैं ना, स्पेस है इधर, AD को इधर फाइंड कर लेते हैं। इधर आ जाएगा अपना AD जो आएगा वो कितना आएगा, 9 - 1 मतलब 8 का होल स्क्वायर, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, प्लस 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर आया सर 80 को बाहर लेंगे कितना आ जाएगा सर, 4√5, कितना आ जाएगा, 4√5। तो AD की वैल्यू क्या आ गई, 4√5, कितना आ गई, AD की जो वैल्यू आई वो 4√5 आ गई। और सिमिलरली जब AD की वैल्यू 4√5 आई है, किसकी वैल्यू 4√5 आई है, AD की वैल्यू 4√5 आई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर BC जो इक्वल टू, जो BC जो इक्वल टू है वो AD के हो गया। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर अपोजिट साइड जो इसके आए इक्वल है। देखो ये और ये, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगी वैल्यूज, है ना, ये देखिए यहाँ पे सेम वैल्यूज आ रही, 4√5 4√5, ये भी 4√5 था और ये भी 4√5 था, है ना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप बोलोगे हाँ सर दोनों समझ में आ रही। इसलिए जब ये आपने, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं। लेकिन अभी तो सर हमें डायगोनल्स भी इक्वल करना है, क्योंकि इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो फॉर डायगोनल्स हम करते हैं, फॉर डायगोनल्स, है ना। डायगोनल्स के लिए क्या हो जाएगा, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे AC निकालेंगे, और दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे BD। क्या निकालेंगे, BD। AC निकालते हैं सबसे पहले। क्या है AC? सर AC जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 + 1, मतलब 9 - 1 तो +1 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, है ना। और ये 5 - 5 मतलब 0, कितना आया, आया आपके पास √100, और √100 का मतलब आएगा आपके पास 10, कितना आएगा 10। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा 6। सिक्स का स्क्वायर हुआ, फिर क्या बचा है अभी बचा है 9, और 9 - 1 मतलब 8 प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 + 64 √100, और √100 के बाहर आ जाएगा तो बचेगा 10। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जो BD है और AC है, क्या हियर AC इज इक्वल टू BD, मतलब डायगोनल्स भी क्या हो गए, इसके इक्वल हो गए, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, जब सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम लिखेंगे क्या, हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also equal, so the given point is the vertices of rectangle, है ना। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, इसमें कुछ हमने वो नहीं कर दिया है। बस थोड़ा बहुत सॉल्व किया है, अगर नहीं दिख रहा है इसको जूम करके लिख लेते हैं, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चीज़ें समझ लेना अपने आप से, ठीक है। ये क्वेश्चन था, रेक्टेंगल प्रूफ करना था, हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे करके सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया, अपोजिट साइड्स को भी फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या किया, डायगोनल्स भी फाइंड कर लिया। जब सारे के सारे इक्वल आ गए तो हमने लिख दिया क्या, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो द गिवन पॉइंट इज द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
बाकी जब मैं एनसीईआरटी कराने लगूंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है मेरे भाई? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है, ध्यान से देखना जरा। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब 3 पॉइंट्स अपने तभी कोलिनियर होंगे, कोई भी पॉइंट तभी कोलिनियर होगा, कोलिनियर नाम से क्लियर है, जो कि एक लाइन में हो। किस में हो? एक लाइन में हो। मतलब एक ऐसा पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स जो अगर एक लाइन हम उसमें ड्रा करें तो उसके ऊपर लाइज कर जाएं, मतलब उसके ऊपर एग्जिस्ट कर जाएं। सपोज दैट हमने ये पॉइंट लिया, ठीक है, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया। जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पॉइंट उस पर नहीं आया, लेकिन हमने एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ किया, ये और ये, तीनों को जब हम एक लाइन पे खींचेंगे तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, लेकिन ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट इज आउटसाइड ऑन द लाइन, है ना। मतलब लाइन के ऊपर से ये बाहर है, इसलिए ये कोलिनियर नहीं हुआ। बाकी ये जो तीनों पॉइंट दिख रहे हैं ये एक ही लाइन पे लाइज कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों पॉइंट क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। अब कोलिनियर होने की कुछ कंडीशन होती है सर, कोलिनियर को हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी कंडीशंस हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड कोई डाउट रह नहीं जाएगा, है ना। चलो, इन ऑर्डर टू शो दैट द 3 गिवन पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर वी फाइंड द डिस्टेंस। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सपोज दैट आपके पास 3 पॉइंट थे। क्या थे? 3 पॉइंट थे। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था। इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम क्या हो गया? सी। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे सर? ए बी फाइंड करेंगे। तो चलो हमने ए बी फाइंड कर लिया। फिर क्या फाइंड करेंगे सर? बी सी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? बी सी फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे? ए सी फाइंड करेंगे। तीनों पॉइंट का डिस्टेंस आ गया, मतलब इसके इसके बीच का डिस्टेंस, इसके इसके बीच का डिस्टेंस, उसके बाद इसके इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर इफ द सम ऑफ एनी टू ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब किसी भी 2 पॉइंट्स का सम, इफ द सम ऑफ एनी टू ऑफ दिस डिस्टेंस, मतलब इसमें से किसी भी दो का डिस्टेंस अगर हो जाए, क्या पता कि ए बी और भी इसी का हो जाए, क्या पता पॉइंट इधर उधर हुए हो। मेरे कहने का मतलब ये, अगर इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतने प्लग के आ रहा है, मतलब ए बी और बी सी का डिस्टेंस अगर हमने ऐड कर दिया, अगर वो ए सी के इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है? तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर इतना तो क्लियर है। मेरे कहने का मतलब, अगर आपको 3 पॉइंट गिवन है ए बी सी, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ए बी निकालना है, उसके बाद बी सी निकालना है, उसके बाद सी ए निकालना है। मैं जिस तरीके से पॉइंट लिया हूँ इस तरीके से कोलिनियर लाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इस तरीके से कोलिनियर लाने के लिए आपका ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल होना चाहिए। मतलब किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, किसी भी 2 डिस्टेंस का सम किसी तीसरे डिस्टेंस के अगर इक्वल आ रहा है तो वो पॉइंट कोलिनियर बोले जाएंगे, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, वो कोप्लेनर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर इतना क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि क्या बोला है? ये बोला है कि प्रूव दैट दिस आर कोलिनियर। तो हमने क्या बोला? कोलिनियर ए पॉइंट गया है, सबसे पहले ए बी निकाल लो। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, मतलब -2 -1 मतलब -3 का होल स्क्वायर। 7 -1 मतलब 7 -1 कितना हो जाएगा? 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में बातें चल ही रही हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर चल रही हैं। फिर हमारा काम क्या था? फिर हमारा काम था BC निकालने का। BC में क्या था सर? 3 - 2 +2 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और -3 -7 कितना हो जाएगा? माइनस में 10, -10 का स्क्वायर। बातें प्लस में चल रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना था? अपना AC निकालना था। AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, और -3 -1 -4 और -4 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे चलते रहेंगी बातें। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 6 6 30,
36 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 36 प्लस 9 अंडर रूट के अंदर तो कितना हो जाएगा? 45। 45 को क्या लिखेंगे तो 3√5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3√5। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, कितना आ गया? 25 और 10 10 जा 100, है ना? 10 10 जा 100। क्या मैंने सही लिखा है? 3 माइनस 3 - √2, 3 माइनस, ठीक है, सही है सही है। तो क्या हुआ? ये होगा अपना, ये हो गया 125। 125 को बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5√5। क्या आ जाएगा? 5√5। अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16 आ जाएगा, और 16 4 20, मतलब कितना हो जाएगा? √20। और √20 को क्या लिख सकते हैं? 2√5। क्या लिख सकते हैं? 2√5। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे क्या किसी भी दो डिस्टेंस का सम, किसी भी दो डिस्टेंस का सम, ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला? क्या यहाँ पे किसी भी दो डिस्टेंस का सम, क्या यहाँ पे किसी भी दो डिस्टेंस का सम, अरे भाई क्या हो गया? ये कहाँ गायब हो जा रहा है? क्या यहाँ पे किसी भी दो डिस्टेंस का सम इन दोनों को ऐड करने पे क्या इक्वल आ रहा है? मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर आप AB प्लस AC ऐड करोगे तो BC के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो भाई, देख लो, अभी सॉल्व कर लेते हैं। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू 3 आपके पास, 3√5। AC की वैल्यू कितनी है सर? 2√5। कितना आ गया? 3√5 प्लस 2√5 सर 5√5, और यही 5√5 तो BC आ रहा है, मतलब 5√5 इज इक्वल टू 5√5। तो इस तरीके से अपने ये दोनों तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के बाद आप क्या करोगे? किसी भी दो डिस्टेंस का सम करोगे। अगर वो किसी तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो गिवन पॉइंट्स अपना कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। तो इस तरीके से अपने ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है सर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका सेक्शन फार्मूला। क्या है? सेक्शन फार्मूला। ठीक है। अभी सेक्शन फार्मूला पढ़ने से पहले आप क्या करो, एक बार जो अभी तक पढ़ाया गया है उसको अपने रफ कॉपी में रिवाइज करो। ठीक है, एक बार, बस एक बार नज़र मारो, उसके बाद हम ये पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, आई होप आप सभी रिवाइज कर लिए होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पढ़ने से पहले सबसे पहले उसको हम थोड़ा जूम कर दें तो ज़्यादा चीज़ दिखाई देगा, है ना? अभी जूम हो गया, ध्यान से पढ़ो। देखो क्या लिखा है। The coordinate of the point P x, y, which divides the line segment joining x1 y1 and x2 y2 internally, the ratio m:1 are given by x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n and y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n। मैं इसका प्रूफ कराता, लेकिन कोई मतलब नहीं है कि मैं इसका प्रूफ कराऊँ और आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। हाँ, मैं आपको इसको समराइज कर दे रहा हूँ कि एक्चुअल में ये क्या बोला है। ये बोले हैं कि आपके पास दो पॉइंट्स है। क्या है? दो पॉइंट्स है, एक इधर है, ये इन दोनों पॉइंट के ऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये x1 है और ये y1 है, और ये क्या है? x2 है, और ये क्या है? y2 है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन मिल रही है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन मिल रही है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है P, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है P, ये पॉइंट A हुआ, ये पॉइंट B हुआ। एक पॉइंट ऐसा P आया, इसमें क्या आया? P, ये पॉइंट P आया। P क्या कर रहा है? इसको, इस लाइन को, P का जो ऑर्डिनेट है वो x, y है। ये इसको, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सब? m:n में, मतलब ये m और n पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? m और n पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा कि सर हमें ये बताइए आप कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, क्या x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। तो ये जो x और y की वैल्यू आएगी वो यही फार्मूला बताएगा सर, mx2 क्या बताएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, मतलब mx2 क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n अगर कर लोगे तो ये जो आंसर आएगा वो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। सिमिलरली y की जो वैल्यू होगी, वहाँ जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे y2 रख लो, और जहाँ जहाँ पे x2 है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ पे x1 है वहाँ वहाँ पे y1 रख लो, जहाँ जहाँ पे x2 है वहाँ वहाँ पे y2 रख लो, नीचे की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये y की कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस तरीके से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी एक फार्मूले पे। मैंने बोला जिस तरीके से आपको अपना नाम याद है उस तरीके से इस चैप्टर के सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। बेसिकली ये दोनों फार्मूले तो पक्का, एक तो ये सेक्शन फार्मूला और दूसरा डिस्टेंस फार्मूला, दोनों के ही हेल्प से, मतलब अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला ना पता होता तो ये भी ना आता, बात ये है ना, क्योंकि इसका डेरिवेशन बताया नहीं मैंने, तो मैं बोल रहा हूँ इसको रट लो। रटना क्या है, समझना है, समझ लोगे तो अच्छी तरीके से आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे। और मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथ्स को जो पढ़ लिया समझ लो वो देव भाषा समझ गया, भगवान की भाषा को समझ रहा है ना, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के ये वर्ड का क्रिएशन कैसे हुआ होगा, वर्ड क्रिएट कैसे किए होंगे भगवान, उनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी रही होगी, कितना अच्छा सब कुछ डिट्टो एकदम करेक्ट बनाए हैं, किसी में कोई कमी है नहीं, है ना। चलो, मैथमेटिक्स से पॉसिबल है बाबू। मिड पॉइंट क्या होता है, इन्होंने बोला सर सपोज दैट अपने पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो जो मिड पॉइंट का आता है, मिड पॉइंट जो आएगा आपका वो आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। कैसे आया इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस क्या देना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने, ना कि हमें पीएचडी करनी है ना। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूंगा, देखो यहाँ पे जो m रेशियो n आता है, m रेशियो n आता है, वो दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि जब दो बीच में रहेंगे तो इतना पार्ट इज इक्वल उतने पार्ट के, जब दोनों का रेशियो लेंगे तो 1:1 में आ जाएगा, और 1:1 में हो जाएगा mx2 प्लस nx1। तो जहाँ जहाँ m और n है वहाँ वहाँ पे 1 रख के चेक कर लीजिएगा, आपके सामने ये जो फार्मूला बनेगा ये इसी टाइप का बनेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान भाषा में मैंने आपको साफ साफ क्लियर कर दिया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं उसी के बेस पे, जिससे हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए, और हमें पता चले कि हाँ भाई हम कितना पढ़े हैं, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 9, 7 इन द रेशियो 3:2। सबसे पहले फिगर बना देते हैं। फिगर बनाने से क्या रहता है, कंफ्यूजन नहीं रहता है ना। 4, -3, यहाँ पे एक पॉइंट है B, 9, 7। आपको एक पॉइंट एक्स वाई निकालना है, एक पॉइंट क्या निकालना है, x, y, जो गिवन डिस्टेंस को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर, गिवन रेशियो को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो m1 की वैल्यू कितने, m की वैल्यू कितना दी हुई है 3, आप n की वैल्यू कितना दी हुई है 2, x1 की वैल्यू कितना दी हुई है 4 सर, x2 की वैल्यू कितना दी हुई है, x2 की वैल्यू है 9, y1 की वैल्यू सर कितना दी हुई है -3, y2 की वैल्यू कितना दी हुई है, y2 की वैल्यू दी गई है आपका 7। बस आपको पता है x की वैल्यू क्या होता है, x की वैल्यू सर जो पढ़ाया था आपने वो भी पढ़ाया था कि m मतलब 3, x2 कितना है, x2 है आपका 9 प्लस n x1 मतलब n x1 कितना है 4, n की वैल्यू कितना है 2 × 4 अपॉन m प्लस n मतलब 3 + 2 कितना आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 4 2 ज़ा 8 अपॉन कितना हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 35, 30 अपॉन 5 कितना आ गया आंसर
7। तो एक तो वैल्यू आ गई 7, आगे क्या आएगा 7 तो मिल गया, दूसरे का क्या मिलेगा सर। सिमिलरली दूसरा भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, आपकी मर्जी है। देखो भाई बेहद आसान आसान क्वेश्चन है इधर, है ना, आप घबराओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, घबराना नहीं है, बस अपने तरीके से सॉल्व करते चले जाना है। y2 की वैल्यू क्या है सर, y2 की वैल्यू 7 है, प्लस y1 की वैल्यू सर क्या है 3 है, मतलब माइनस में 3 है, अपॉन 3 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 3 7 जा 21, 2 3 0 6 -6 हो जाएगा, अपॉन 5, है ना। कितना आया सर 15 आया, कितना आया 15/5, कितना होगा सर 3 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया 3 आ गया। तो ये रहे आपके आंसर्स, इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोलेगा, है ना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उनके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे आपके एनसीईआरटी करते टाइम। आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करा करिए, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो आगे आने वाले वीडियोस में वो मैं क्लियर करते चला जाऊँगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को। जो बच्चे नहीं रेगुलर हो पा रहे हैं वो रेगुलर हो जाए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको अच्छे मार्क्स दिला पाएगी। अगर आप अपने पढ़ाई के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहे हैं तो अपने साथ लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में यही काम आएगा, बाकी सब छूट जाएंगे। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा, मैं सच बता रहा हूँ, विद एक्सपीरियंस, ठीक है, विद एक्सपीरियंस। समझ गए कि मैं कहाँ हूँ अभी। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।